हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सबका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। तो यार, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो हमारा अध्याय 4 है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लास्ट और बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है तत्वों का आवर्ती गुण यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आज का क्लास हमारे इस पूरे चैप्टर का अंतिम क्लास रहने वाला है, जिसे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से, सरल ढंग से, अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा ध्यान से सुनना। ठीक है, मेन चीज़ें सुनना। ठीक है, यदि आप जितने अच्छे से सुनोगे आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो शांत होकर अच्छे से फ्रेश माइंड से आप लोग सुनना। यदि आसपास शोरगुल हो रहा है, यदि आपको ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो क्लास को मत देखना, बाद में देख लेना। ठीक है, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है यार आज का। और हाल ही में आप लोग का 2025 में पूछा गया था और भी इधर पिछले कई सालों में इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है क्या पता इसको रिपीट कर दे। ठीक है, यदि 2025 में पूछा जा चुका है, यदि 26 में नहीं आता है तो भविष्य में 27 में, 28 में कभी भी आ सकता है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम तो है, रिपीट भी करते रहते हैं, क्या पता इसको भी रिपीट कर दें, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये जो हमारा टॉपिक है तत्वों का आवर्ती गुण, इससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और इसका जो मतलब है तत्वों का आवर्ती गुण, इसका मतलब होता है क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को इससे पहले आपको पढ़ाया था जो है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी, इसको मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, जिसमें आपको आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ाया था और आधुनिक सारणी की विशेषताएं को भी अच्छे से बता दिया था। ठीक है, साथ ही साथ मैंने जो हमारे पीरियोडिक टेबल, इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा दिया गया है, जिसमें से आपको बताया गया है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं, सबको पता चल ही गया होगा। कुल कितने आवर्त हैं, ठीक है, कुल कितने आवर्त हैं, कुल कितने समूह हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन हम लोग किए थे। और साथ ही साथ मैं आपको बताया था कि जो है इसमें जो धातु क्या होते हैं, उपधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं। ठीक है, इन सबको मैं आपको अच्छे से बताया था और यहाँ पर बताया था कि नोबल गैसेस क्या होती हैं। ठीक है, इन सब के क्या क्या गुण हैं, क्यों इसको नोबल गैस यानी कि अक्री गैस कहा जाता है, धातु किस लिए बोला जाता है, इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यानी कि इसका उपयोग किस में किया जाता है। साथ ही साथ मैंने आप लोग को इधर बताया था, इधर जो है लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, ये जो एलिमेंट्स हैं इसको यहाँ पर नीचे में क्यों व्यवस्थित किया गया है। यानी कि मैंने पूरे आपको जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी इसको बेहतर ढंग से समझा दिया है। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा है, लेकिन आप लोग समय निकाल के यदि उसको अच्छे से देख लेते हो तो आप लोग का जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th है आप लोग का, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना रहता नहीं है, बेसिक चीज़ों को यहाँ पर जानना रहता है। जैसे जैसे आप लोग अगले क्लास में जाते जाओगे नए नए चीज़ें देखने को मिलेगा। और जो है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, जो कि पूरा केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना। तो ये तो आप लोगों का पूरा 11th 12th कॉलेज तक ये तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। भविष्य में आप जब भी किसी भी इंट्रेंस एग्जाम का भी आप तैयारी करोगे तो इन्हीं सब चीज़ को आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से आप लोग को बहुत अच्छे से यहाँ से समझा दिया है, पूरा क्लियर है। ठीक है, अच्छे से तो जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा दिया है। ठीक है यार, तो पीरियोडिक टेबल को मैंने समझाया था, फिर हमने बुक को रीडिंग किए थे। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हाईलाइटेड हैं मुख्य वर्ड हैं, सबका मैंने मतलब आपको अच्छे से बताया था। जैसे कि यहाँ पर संश्लेषित तत्व होता है क्या है, यूपीएससी क्या होते हैं, ठीक है, और संक्रमण तत्व, लेंथेनाइट किसको कहा जाता है, एक्टिनाइट किसको कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इन सबको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। यानी कि बुक में जो भी यहाँ पर मेन पॉइंट है सबका मतलब बहुत अच्छे से समझाया था और पूरे बुक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो आप लोग जाके एक बार देख लेना। ठीक है, और मैंने इसका विशेषता भी बता दिया था जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हो आप लोग जो बीच में पूछा गया है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें पाठ के मध्य में पूछे गए प्रश्नों को ही पहले बताया जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग अभ्यास के प्रश्न में आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना आप लोगों की आज का क्लास हमारे इस पूरे चैप्टर का अंतिम क्लास है। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि तत्वों के आवर्ती गुण। ठीक है, तो देखो इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करेंगे इसको मैं यहाँ पर बताऊँगा। फिर आगे आप लोग को बताऊँगा कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उस सबको मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से बताऊँगा और जो भी चीज़ें बताऊँगा आपको उसको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो आप लोग का मस्त नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा डाउट रहता है। ठीक है, तो
आज की इस क्लास के बाद आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला है, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो देखो यार, तत्वों के आवर्ती गुण। ठीक है, तत्वों के आवर्ती गुण यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जब हम जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो इसमें जब हम करते क्या है, जब हम इसको, सबको पता है ना कि सब क्या है, परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग सब क्या है, व्यवस्थित है। ठीक है, तो जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम सबको उसके परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग जब हम उसको व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है, फिर उसके जो है गुणों में एक समानता देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको आवर्तिता बोलते हैं, यानी कि एक निश्चित समय के बाद उसके गुणों में पुनरावृत्ति होना, दोहराना। ठीक है, तो किन किन गुणों में क्या होती है, समानता देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बता चुका हूँ जब इसको मैं पढ़ा रहा था, ये क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। जब इसमें जब आप लोग बाएं से दाएं जाओगे, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, कोषों की संख्या समान रहती है। अभी सबको समझने वाले हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आओगे तो इसके अंतिम कोष जो रहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैं देखूंगा लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम के बाहरी कोष में जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसी प्रकार से जो सोडियम है इसके भी बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पोटेशियम है उसके भी बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखने वाले हैं, यानी कि जब हम इसके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग जब हम लोग जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे, तो किन किन गुणों में यहाँ पर पुनरावृत्ति या समानता देखने को मिलेगा, उसको हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंतर्गत, चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर इसमें बोला क्या है, तो देखो यहाँ पर बोला यार कि आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणों में आवर्तिता यानी कि पीरियोडिसिटी पाई जाती है। बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति ही गुणों की आवर्तिता का आधार है। आवर्त सारणी में जब हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तथा आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, तब हमें तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों में नियमित परिवर्तन मिलते हैं। ठीक है, यानी कि चलो यहाँ पास बोला है, इसी को बोला है जैसे मैंने यहाँ पास बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी सबको पता है कि परमाणु संख्या के बढ़ते बढ़ते हुए क्रम में क्या है, व्यवस्थित है ना। तो इनके गुणों में आवर्तिता पाई जाती है, यानी कि एक निश्चित अंतराल के बाद उसके गुणों में समानता पाई जाती है ना। तो जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे और बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, तो इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसी को आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या देखेंगे, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे संयोजकता, यानी कि वैलेंसी होता क्या है। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा ना कि यहाँ से भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे संयोजकता यानी कि वैलेंसी होता क्या है। ठीक है, और हम इधर देखेंगे संयोजकता के बाद परमाणु आकार यानी कि एटॉमिक साइज क्या होता है, और देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर किस प्रकार से जो परमाणु आकार है उसका स्थिति रहता है, बढ़ता है कि घटता है उसका परमाणु आकार, इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। ठीक है, यानी कि एटॉमिक साइज को हम लोग देखेंगे। और धात्विक एवं अधात्विक गुण यानी कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होता है क्या, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊँगा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव दोनों एक ही है। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या है, इसको मैं आपको बताऊँगा अच्छे से। ठीक है, और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। और हम जानेंगे कि विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। और सबका स्थिति भी देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे या बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या क्या चेंजेस या क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या समानता देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक है, और सभी स्टूडेंट से यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, और इसी तरह के आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट्स ने बताया कि सर की त्रैमासिक में चैप्टर 8 तक का पूछे जा सकते हैं, ऐसे करके मेरे को बताया। तो अभी तो हम लोग चैप्टर 4 चल रहे हैं, अभी मेरे को 5, 6, 7, 8 को पढ़ाना है ना। तो देखते हैं कि हो सके, जितने जल्दी हो सके अब हम लोग प्रयास करेंगे, अब रेगुलर वीडियो डालने का कोशिश रहेगा। ठीक है, तो चलो अब हम बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए पूरे जो पॉइंट्स हैं सबको हम लोग अब इधर अच्छे से समझते हैं अब। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत में ही कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और सभी पॉइंट्स को जितने भी हम लोगों ने देखा, संयोजकता है, ठीक है, परमाणु आकार है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ये सब क्या होता है इसको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबको अच्छे से समझा पाऊँ इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए PDF लेकर आया हूँ। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ यार, तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे संयोजकता, परमाणु आकार, आयनन विभव, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है क्या, इन सबको हम लोग देखेंगे।
यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, तत्वों का आवर्ती गुण यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है इसको पहले आप लोग देखो। ठीक है, तो आवर्ती गुण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, संयोजकता क्या होती है इसको हम लोग देखते हैं, परमाणु आकार, आयनन विभव, विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है इसको हम लोग देखेंगे, धात्विक एवं अधात्विक गुण क्या है इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और तो यहाँ से देखो क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछ देगा। यहाँ से यदि बोर्ड जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक तो आपसे बोल देगा कि निम्नलिखित में से कोई चार को परिभाषित कीजिए, ऐसे करके बोल, कोई चार ही पूछेगा क्योंकि यहाँ से 4 अंक का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 4 अंक में कुछ 4 ही डेफिनेशन को पूछने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर सब लोग को 5 है यहाँ पर पॉइंट देखने को मिल रहा होगा, तो 5 में से कोई 4 को ही पूछेगा, जिसमें से आप लोग को पूछ देगा कि निम्न में से कोई 4 को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए बोला है यानी कि उसका केवल आप लोग को परिभाषा ही बताना रहेगा। ठीक है, डेफिनेशन बताना रहेगा और कुछ कुछ उसके आप लोग यदि आपको इसके बारे में और अच्छे से पता है जो कि मैं इधर आपको बताने वाला हूँ, यदि वो आपको मालूम रहता है तो उसको भी आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके 2025 में पूछा जा चुका है और इधर आपके 2019 वगैरह में पूछा गया था, 19-21 में शायद। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है यार कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी 4 पॉइंट को दे सकते हैं या फिर, है ना, तो यहाँ से आपको बताना रहेगा कि संयोजकता क्या होती है और आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे आने पर इसकी संयोजकता में क्या क्या समानता, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है इसको हम लोग देखेंगे। परमाणु आकार, आयनन विभव, विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, धात्विक अधात्विक गुण, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं बाएं से दाएं जाने पर इनके गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग सबको अच्छे से समझते जाते हैं और हम देखते जाएंगे कि किस प्रकार से जो है इसके गुणों में परिवर्तन होता है। तो चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि हमारे आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ठीक, जिसमें से यहाँ पर पहले आवर्त में 2 एलिमेंट्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन है, हीलियम है। दूसरे आवर्त में यहाँ पर टोटल 8 एलिमेंट्स देखने को मिलता है। तीसरे आवर्त में आपको भी 8 एलिमेंट्स देखने को मिलता है। तो इन्हीं में से यदि इन्हीं सबको मैं यदि इसके परमाणु स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यदि मैं इसको लिखूँ तो कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सबको गोल गोल करके बता दिया है जो कि इसके परमाणु मॉडल है। ठीक है, इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, तो कुछ इस अकॉर्डिंग से इसको मैं व्यवस्थित करके आपको समझाऊंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे ऊपर के यहाँ पर जो यहाँ से पहला दूसरा तीसरा आवर्त तक को यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है कुछ इस प्रकार से, और इन्हीं की सहायता से हम लोग आज पूरा इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर सब लोगों के लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। कि देखो जो है आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, ये क्या है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें यार जब आप लोग बाएं से दाएं जाओगे यानी कि बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो होगा क्या कि इसमें जो रहता है कोषों की संख्या समान रहती है। ठीक है, कोषों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, और इसका जो है आकार घटता है। ठीक है, देखेंगे किस प्रकार से आकार घटता है। और इसी आधुनिक आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, तो कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और इसके जो है आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ यहीं से शुरुआत से क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से इसमें इसके जो है परमाणु आकार में वृद्धि होते रहते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जब हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे, ठीक है, बाएं से दाएं जाएंगे तो कोषों की संख्या समान रहती है। किस प्रकार से समान रहती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले आवर्त में हाइड्रोजन से हीलियम तक गया। ठीक है, चूँकि यहाँ पर 2 ही एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, पहले आवर्त में तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन से हीलियम में गया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ही कोष है। ठीक है, यहाँ पर एक कोष है, हाइड्रोजन में एक पहला कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के जो है पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर जो बीच में है वो क्या है, उसके नाभिक है। ठीक, 1p 2p लिखा है, वो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है जो कि इसके परमाणु संख्या के बराबर रहते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या के बराबर क्या रहता है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या। ठीक है, ऐसा रहता है। यानी कि इसको यहाँ पर जब हम देखेंगे दूसरे आवर्त में, तो इसमें भी क्या रहेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो इसमें भी कोषों की संख्या समान रहेगी। क्योंकि यहाँ पर हमारे दूसरे आवर्त में भी 8 एलिमेंट्स रहते हैं, 8 तत्व रहते हैं। बस है लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, जब आप इस 8 तत्वों को देखोगे, ठीक है, तो इसकी परमाणु संरचना को जब आप लोग देखोगे तो आप लोग देख पा रहे हो कि जब हम इसमें बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इसमें कोषों की संख्या समान है। यानी कि पहला और दूसरा, यानी दूसरा कोष में ही जो है पूरे सभी
एलिमेंट्स है, यानी कि नियॉन तक के जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, सबका जो है इलेक्ट्रॉन है यानी दूसरे कोष में ही पूर्ण हो जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे आवर्त में जब आप जाओगे, ठीक है, तो इसमें से तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं, यानी कि सोडियम से शुरुआत होकर क्लोरीन तक, है ना। तो इसमें भी जो है कोषों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, यानी कि जब आप सोडियम से क्लोरीन तक जाओगे तो इसमें भी जो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या होते हैं 3 कोष में, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कोष में क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, यानी कि हम पास देख पा रहे हो कि सभी में 3-3 कोष हैं। ठीक है, तो इसी को बोला है जब आप आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हो तो इसकी जो है इनमें जो है कोषों की संख्या समान रहती है। ठीक है, और इसका जो आकार है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है। किस प्रकार से घटता है उसको मैं यहाँ पर जब पढ़ाऊँगा इधर परमाणु आकार को तब बताऊँगा, और यहाँ पर जब ऊपर से नीचे आओगे तब तो बढ़ते हुए आपको देख ही पा रहे होंगे, है ना। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो इसके जो है परमाणु संख्या में अचानक से अधिक वृद्धि हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक है हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर क्या है लिथियम है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, फिर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, यानी कि इसमें से अचानक से एकदम से बड़ा इसका परमाणु क्रमांक है ना, तो परमाणु क्रमांक अधिक होने के कारण इसके कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसके कारण इसके जो है परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर, और बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार से इसके परमाणु जो आकार है वो घटता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पर सभी पॉइंट्स को अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। क्लास में आखिरी तक बने रहिएगा, जो भी चीज़ें बताऊंगा ध्यान से सुनना और नोट करते हुए चलना भाई। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं यार कि संयोजकता होता क्या है, यानी कि वैलेंसी होता क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया ना कि यहाँ से क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको पूछ देगा कि परिभाषित कीजिए करके पूछा जाएगा, जिसमें आप लोग को केवल परिभाषा को ही बताना रहेगा। और यहाँ पर पूछा जाता है कि ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है। दोनों को मैं यहाँ पर साथ में बताऊँगा, तो आप लोग करना क्या, जैसे कि मैं यहाँ पर संयोजकता को बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको संयोजकता का डेफिनेशन बताऊँगा। ठीक है, फिर इसके जो है आधुनिक आवर्त सारणी की जो स्थिति है, बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर जो भी परिवर्तन होता है उसको मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो दोनों को हम लोग साथ में ही करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को दोनों टाइप से यदि क्वेश्चन दोनों में से किसी एक प्रकार से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसको आसानी से बता पाओ। ठीक है, और यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, फिर इसके जो है समूह की स्थिति, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर और बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है संयोजकता, यानी कि वैलेंसी होता क्या है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसका डेफिनेशन पढ़ता हूँ। यह किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, यानी कि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में, यानी कि जो आखिरी वाला कोष रहते हैं ना, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जिसको संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, आप इसका डेफिनेशन को कुछ इस प्रकार से लिख लेना। ठीक है, कि संयोजकता क्या है यदि पूछा जाता है तो इसके परिभाषा में आप लोग लिखना कि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में, ठीक है, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं समझा देना चाहूँगा आप सबको। ये है जैसे कि ये है हमारा जैसे कि क्या हमारा सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम का जब हम लोग इसका परमाणु संरचना इसके जब हम लोग तैयार करेंगे तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, और लास्ट में आ रहे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी जो है संयोजकता क्या है, 1 है। ठीक है, इसकी संयोजकता क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला था कि बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता बोलते हैं। तो यहाँ पर तो आखिरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 ही हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बाहरी कोष में आप लोग देखोगे तो आपको 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। ठीक है, चूँकि तीसरे कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इसके अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके अष्टक को पूरा करने के लिए। तो क्लोरीन को के भी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी को दे सकता है। और यहाँ पर जो क्लोरीन है, ठीक है, इसके बाहरी कोष में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे तत्व को नहीं दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, इसलिए किसी दूसरे तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए इसकी जो है संयोजकता 1 होती है। समझ में आया यहाँ पर, इसी को यहाँ पर बोला है कि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है,
उसी को संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफिनेशन आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। ठीक है, तो देखो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी जो है संयोजकता क्या रहती है, समान रहती है, क्योंकि सभी के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक इसकी जो है संयोजकता बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक घटती है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार से इसकी संयोजकता समान रहती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, इसकी जो है संयोजकता किस प्रकार से 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से फिर 0 तक घटती है। ठीक है, तो चलो इसी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। कहाँ गया, हाँ देखो ये जो यहाँ पर मैं आपके लिए बनाया हूँ ना, ये ठीक है, ये इसी का जो पहले दूसरा तीसरा आवर्त है उसको मैं यहाँ पर आपके परमाणु स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर लाया हूँ, जिसमें से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर बोला क्या है, संयोजकता के लिए जब आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, तो इनकी जो है संयोजकता समान रहती है। संयोजकता समान इसलिए रहती है क्योंकि इसके जो बाहरी कोश में क्या रहता है, सेम इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले समूह में देखूंगा, ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो सबके बाहरी कोश में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, तो इसलिए जो है इसकी संयोजकता एक होती है। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि मैं दूसरे समूह में आऊँगा तो इसके बाहरी कोश में आपको दो दो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी संयोजकता क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, अब देखते हैं बाएं से दाएं जाने पर होता है क्या है कि सबसे पहले तो इसकी जो संयोजकता है 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से कम होकर 4, 3, 2, फिर 1, फिर 0 ऐसे हो जाती है। इसको यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर दूसरे आवर्त को बता रहा हूँ। जब हम इसमें बाएं से दाएं जाएंगे तो इसकी जो संयोजकता है पहले तो 1 से 4 तक बढ़ेगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा, तो देखो लिथियम का बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी संयोजकता 1 हुआ। बेरिलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी जो संयोजकता 2 हुआ। बोरॉन के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि इसकी संयोजकता 3 हो जाएगा। कार्बन के बाहरी कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो संयोजकता 4 होगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर जो है 4 तक बढ़ा ना, +4, यानी कि इसकी जो है संयोजकता 4 हुआ। अब यहाँ से 4 से फिर कैसे 3, 2, 1 होगा, इसको हम लोग देखेंगे। कार्बन तक हुआ, इसके जो संयोजकता 4। अब जब हम नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो करेगा क्या कि ये जो है अपना जो है 5 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, किसी दूसरे तत्व को तो आसानी से देगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दूसरे से लेगा। ठीक, दूसरे से लेगा। और देखो यहाँ पर जो कार्बन है इसके बाहरी कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ठीक है, और 4 से अधिक होने पर वो क्या करते हैं, देता नहीं है, वो लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो संयोजकता जो रहेगा वो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा वही उसका क्या रहेगा, संयोजकता रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पास जो है नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अष्टक को पूरा करने के लिए इसको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो है संयोजकता 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है तो आप लोग देखोगे तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में आपको 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो अपना ये 6 इलेक्ट्रॉन तो किसी दूसरे को आसानी से देगा नहीं। ठीक है, तो करेगा क्या, ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। ठीक है, तो इसकी जो है संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के बाहरी कोश में आप लोग देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं ना। करेगा क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले लेगा, तो इसका जो संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हम लोग नियॉन को देखेंगे तो इसका तो जो है अष्टक क्या रहता है, पूर्ण रहता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इसलिए इसका अष्टक पूर्ण रहता है, इसलिए इसका जो संयोजकता कितना रहता है, 0 रहता है, यानी कि 0 रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है इसकी संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है। ठीक है, यहाँ तक 4 तक बढ़ा। ठीक है, फिर 4 से फिर क्या होती है, घटते जाता है 0 तक। ठीक है, इसी को यहाँ पर बोला था समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इसकी संयोजकता समान रहती है। समान किस प्रकार से रहते हैं, जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो सबकी जो है बाहरी कोश में जो है उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। जैसे कि हमने देखा पहले समूह में इसके जो है बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है, 1-1 रहती है। ठीक, दूसरे समूह में आप लोग देखोगे तो इसके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2-2 रहता है ना। तो इसी को बोला है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी जो है संयोजकता समान रहती है, क्योंकि सभी के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, और जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो 1 से 4 तक बढ़ती है, बढ़ा ना, 1 से 4 तक कार्बन तक बढ़ा। ठीक है, फिर 4 से 0 तक घटती है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया संयोजकता क्या होता है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर देखते हैं परमाणु आकार यानी कि एटॉमिक साइज क्या होता है। ठीक है,
तो परमाणु आकार यानी कि एटॉमिक साइज होता है क्या, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यह केंद्रक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी है, ठीक है। केंद्रक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को संयोजकता परमाणु आकार बोलते हैं, यानी कि एटॉमिक साइज बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके डेफिनेशन को आप लोग चाहो तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो यार। यहाँ पर केंद्रक मतलब क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को परमाणु आकार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से सुना, इसको लिख लेना, ठीक है, सबको लिखना। यहाँ पर जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा लिख लेना। यहाँ पर यदि आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा छोटा लगे तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेना, थोड़ा सा परिभाषा के रूप में, ठीक है। तो किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित, ठीक है, किसी भी तत्व के नाभिक से, ठीक है, किसी भी तत्व के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को परमाणु आकार कहते हैं, ठीक है। परमाणु आकार बोलते हैं और इसी को परमाणु त्रिज्या भी बोलते हैं, यानी कि परमाणु त्रिज्या के लिए भी इसी प्रकार का उसमें भी इसी प्रकार से भी परमाणु त्रिज्या को बोल सकते हो कि नाभिक से ये क्या है हमारा, चलो यहाँ बस बना देता हूँ थोड़ा, चलो ये क्या है हमारा नाभिक है, ठीक है। ये हमारा पहला कोश, ये है हमारा दूसरा कोश, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, चलो ये किसका संरचना मैं बनाऊंगा, जैसे कि लिथियम का बनाऊंगा, ठीक है, Li का। तो पहले कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, और जो दूसरे कोश है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो देखो होगा क्या कि परमाणु आकार में होता क्या है कि इसका परिभाषा में क्या बोला कि किसी भी तत्व के, ठीक है, किसी भी तत्व के नाभिक से, ये क्या है नाभिक है ना, किसी भी तत्व के, अरे यार चलो इसे रहने देते हो, ठीक है। तो परिभाषा को ध्यान से सुना, तो किसी भी तत्व के नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को ही परमाणु आकार कहते हैं, या इसी को परमाणु त्रिज्या, अरे लिखा नहीं पा रहा यार, चलो छोड़ो, परमाणु त्रिज्या भी कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो परमाणु आकार यानी कि कितना बड़ा दिखता है इसको हम लोग यहाँ पास बताएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि हम लोग ये नाभिक से जो बाहरी कोश तक की इसकी दूरी को ही क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं, और इसी को परमाणु आकार भी बोला जाता है, ठीक है। यदि आपको परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बोले तो आप लोग इसी डेफिनेशन को लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो परमाणु आकार बोले या परमाणु त्रिज्या बोले, तो यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है और बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है, दोनों के लिए एक ही लेना रहेगा, ठीक है। खैर यहाँ पर आपको परमाणु आकार ही पूछा जाता है, परमाणु त्रिज्या आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर होता क्या है इसके परमाणु आकार में, उसको हम लोग देखेंगे कि समूह से ऊपर नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की प्रति बढ़ने के कारण इसके जो है परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर केंद्रक का आकर्षण बढ़ने के कारण आकार घटता है, यानी बाएं से दाएं जाने पर इसका जो है आकर्षण आकार क्या होता है, घटता है। चलो अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। जब आप लोग ऊपर से नीचे आओगे यार तो पढ़ते क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ, परमाणु आकार पढ़ रहे हैं ना। तो देखो अब क्या होगे, जब ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, आधुनिक अवसारणी में, तो इसके परमाणु आकार, ठीक, परमाणु आकार में क्या होगा कि ऊपर से नीचे आओगे तो इसके जो है कोशों में क्या होगा, वृद्धि होता है, ठीक है। कोश में वृद्धि होने के कारण इसका जो परमाणु आकार में वृद्धि होने लगता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे हाइड्रोजन का परमाणु आकार छोटा सा है, फिर लिथियम में क्या है एक कोश और जुड़ गया है, फिर हाइड्रोजन से बड़ा हो गया है ना। फिर सोडियम को देखोगे तो इसमें भी क्या हो गया है, इसमें एक कोश और बढ़ गया है, लेकिन 3 कोश हो गए हैं इसमें। तो आधुनिक अवसारणी में, ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो कोशों की संख्या बढ़ने के कारण इसके जो है परमाणु आकार भी बढ़ जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर दूसरा मैं बोला था, जब हम लोग आधुनिक अवसारणी में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं तो इसकी जो है परमाणु आकार घटता है। कैसे घटता है इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बार और यहाँ पर पढ़ के सुना देना चाहूँगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर केंद्रक आकर्षण, यानी कि यहाँ पर केंद्रक आकर्षण क्या होता है इसको मैं यहाँ पर बताऊँगा। इसका जो है आकार किस प्रकार से घटता है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो यार, जब हम बाएं से दाएं जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर चलो बाएं से दाएं जाएंगे, लिथियम से इधर हम लोग बेरिलियम बोरॉन कॉमन करते हुए यहाँ पर हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें
होगा क्या, परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इसके जो है परमाणु आकार छोटे होते जाते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो केंद्रक आकर्षण यानी कि केंद्रक में उपस्थित, ठीक है, यानी कि केंद्रक आकर्षण यानी कि नाभिक का जो आकर्षण जो रहता है सभी इलेक्ट्रॉनों में क्या रहता है, अच्छे से रहता है। ठीक है, यानी कि जो नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है जिसमें प्लस चार्ज होता है, और जो हमारे अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं यानी कि जितने भी कोश में इलेक्ट्रॉन रहते हैं सभी माइनस चार्ज रहते हैं, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्ट होता है ना, तो इसलिए क्या करते हैं जो नाभिक है वो इसको अपने ओर खींच के रखते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो आप लोग को तो इसका जो है परमाणु आकार यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस टाइप से बनाया गया है ना। लेकिन सबका आकार क्या रहता है, अलग अलग रहता है, छोटे होते होते चला जाता है। यानी कि जब आप लोग बाएं से दाएं जाओगे तो इसके जो है परमाणु आकार में क्या होते हैं, कमी होते जाता है, यानी कि परमाणु आकार छोटे होते जाते हैं। देखो कैसे होगा, इसको यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका मेन कारण है कि इसके जो है नाभिक यानी कि केंद्रक आकर्षण अधिक होने के कारण बाएं से दाएं जाने पर इसके जो है परमाणु आकार क्या होते हैं, घटती है। जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारा, ये क्या है, लिथियम है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ, ये हमारा पहला कोष, ये हमारा दूसरा कोष। ठीक है, और यहाँ पर नाभिक में है एक, नाभिक में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन में 0 चार्ज रहता है। ठीक है, यानी उसमें कोई चार्ज नहीं रहता है। तो इसमें क्या है, प्लस चार्ज रहता है नाभिक में। ठीक है, चलो प्लस ही बना देता हूँ, जो कि प्रोटॉन है। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पर लिथियम को लूँगा तो इसका जो है बाएं से दाएं जाएंगे तो ये क्या है, लिथियम है। ठीक है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरॉन है। तो इसका जो है परमाणु आकार किस प्रकार छोटा होता है इसको मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो ये क्या है, ऊपर वाला हमारा पहला कोष है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, लिथियम के लिए लूँगा, लिथियम को नहीं, चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बेरिलियम को लेता हूँ। ठीक है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चूँकि ये हो गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका जो है परमाणु क्रमांक 4 होता है। ठीक है, बेरिलियम का, इसलिए इसमें टोटल उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यार, अब सबको बताया हूँ ना कि इसमें जो है इनके परमाणु संख्या के बराबर इसके जो है प्रोटॉनों की संख्या रहती है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर जो बेरिलियम है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो इसलिए इसमें उपस्थित जो है प्रोटॉनों की संख्या यानी कि पी की संख्या भी कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो केंद्र है, ठीक, केंद्र है नाभिक के, इसमें कितना मात्रा में उपस्थित है, प्रोटॉन की संख्या 4, यानी कि इसमें 4 प्लस चार्ज है। ठीक है, 4 प्रोटॉन की संख्या है। और देखो नाभिक में बाहरी कोष में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो बाहर में 2 है और नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 4 है। अब देखो 4 लोग हैं। ठीक है, और जो बाहरी कोष में 2 है, तो 2 लोग को आसानी से खींच लेगा ना। ठीक है, तो देखो खींचेगा यार। तो यहाँ पर तो आपको दिखाने के लिए सबका जो है परमाणु आकार को थोड़ा सा समान देख रहे होंगे, लेकिन वास्तव में इसका परमाणु आकार नहीं है, इसका परमाणु मॉडल है। ठीक है, जिसमें आपको दर्शाया गया है कि पहले कोष दूसरे कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करें इसके परमाणु आकार का, तो इसका परमाणु आकार कैसे छोटा होता है, तो जो नाभिक जो रहता है, ठीक है, नाभिक का इसमें आकर्षण तीव्र रहता है। ठीक है, यानी केंद्रक का आकर्षण क्या रहता है, इसमें तीव्र रहता है। ठीक है, क्योंकि ये तो 2 ही कोष रहते हैं इसमें। ठीक है, 2 ही कोष रहते हैं, यानी कि जो है हमारे केंद्र है, ठीक, केंद्र में उपस्थित प्लस चार्ज यानी कि प्रोटॉन से इसका संपर्क क्या रहता है, पास रहता है। ठीक है, करेगा क्या कि जो है बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा, अपनी ओर तेजी से क्या करेगा, खींचेगा अपनी ओर। ठीक है, क्या करेगा, जो बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ना, उसको जो है केंद्र अपनी ओर क्या करता है, खींचने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, तो क्या करेगा, खींचेगा, तो इसका जो है परमाणु आकार जो यहाँ पर आपको दिखाया हूँ, तो इससे क्या रहेगा, इसके एकदम नज़दीक में आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका जो आकार है क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बोरान में जाएंगे। ठीक है, तो बोरान में जाएंगे तो यहाँ पर नाभिक में तो उपस्थित 5 प्रोटॉन रहेगा और अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो 5 प्रोटॉन यानी 5 प्लस चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इसमें क्या है, माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन में, तो 3 इलेक्ट्रॉन को जो है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 माइनस चार्ज है। ठीक है, उसको 5 प्लस चार्ज क्या कर लेगा, आसानी से खींच लेगा। यानी कैसे समझो यार, कि नाभिक में समझो 5 लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पर बाहरी कोष में यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कोष है, इसमें 3 ही लोग हैं, तो आप लोग आसानी से नहीं खींच लोगे क्या, कि 3 लड़के हो या लड़कियाँ हो। ठीक है, 3 दोस्त हो आप लोग, और
सॉरी नाभिक में कितने 5 लोग हो आप लोग, ठीक है, और बाहरी कोष में कितने हैं 3 लोग हैं। तो आप लोग 3 लोग को आसानी से खींच लोगे, तो खींचोगे तो आपको नज़दीक में आ जाएगा ना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, तो क्या होगा कि क्या होगा एकदम से छोटा आता चला जाएगा, यानी कि क्या होगा जो कोष रहेगा, पहला कोष रहेगा, उसके जस्ट ऊपर में ही यानी कि एकदम नज़दीक में आपको दूसरा कोष आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को बोल रहे हैं कि जब आप लोग बाएं से दाएं जाओगे तो इसके परमाणु आकार में क्या होती है कमी, यानी कि परमाणु आकार घटता है, ठीक है, या छोटा होता है, ऐसे आप लोग बोल सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है केंद्रक आकर्षण बढ़ता है, जिससे इसका आकार घटता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलो हम देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है आयनन विभव यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। देखो आयनन विभव होता क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। तो यह किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गैसीय परमाणु क्यों बोला है, ठीक है, यानी यहाँ पर समझ में आया ना कि किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हटाना है, ठीक है, उसके लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा यानी कि जितना हो सके कम ऊर्जा, ठीक है, की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आयनन विभव बोलते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं आयनन विभव बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो यार गैसीय परमाणु क्यों बोला है, यहाँ पर तो ठोस परमाणु भी होते हैं और द्रव भी लिक्विड रूप में भी होते हैं, ठीक है, कई परमाणु है ना, ठोस और द्रव रहते हैं, ठीक, ठोस और द्रव रहते हैं। तो उसके जो परमाणु रहते हैं काफ़ी पास रहते हैं, ठीक, काफ़ी पास रहते हैं, है ना। तो जिससे होता क्या है कि उससे जो है इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा मुश्किल होगा, क्योंकि आपस में अच्छे से बंधे रहते हैं, ठीक है। और होता क्या है जो गैसीय परमाणु यानी कि ऐसा परमाणु जो गैसीय अवस्था में हो, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियॉन है, ये सब क्या है गैसीय परमाणु है। तो गैसीय परमाणु में होता क्या है, इसके जो परमाणु तो दूर में रहते हैं, ठीक है, दूर में रहते हैं, तो इससे जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है केवल इसके जो है नाभिक का इसमें केवल आकर्षण रहता है। जैसे कि कोई परमाणु है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ठीक, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ले लेता हूँ, चूँकि ये भी गैस है, तो इसके जो परमाणु थोड़ा सा दूर में रहेगा, ठीक है, दूर में रहेगा, लेकिन इसका जो है आकर्षण केवल केंद्रक की ओर रहता है, यानी कि जो नाभिक रहता है उसमें बस इसका क्या रहता है आकर्षण रहता है। लेकिन गैस है तो थोड़ा दूर में रहता है, फैले रहता है, तो इसका आकर्षण भी उतना अधिक रहता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी रहता है, तो उसका जो आकर्षण नाभिक में ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पास गैसीय परमाणु बोला है, क्योंकि गैस है इसका परमाणु थोड़ा दूर में रहते हैं, ठीक है। ठोस में तो क्या, ठोसों में द्रव में उसके जो परमाणु पास में रहते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग गैसीय परमाणु को लेंगे, यानी कि गैसीय परमाणु से ही क्या कर सकते हैं हम लोग एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग मान के चलो कि ठीक है, इसमें जो क्या है हर परमाणु थोड़ा सा दूर में रहते हैं, यानी कि थोड़ा स्वतंत्र रूप से रहते हैं, इसलिए हम लोग इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पास गैसीय परमाणु बोला है, ठीक है। अब यहाँ पास गैसीय परमाणु मतलब समझ आया कि गैसीय परमाणु में क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, ठीक है, हीलियम हो सकते हैं, ये सब क्या है गैस है, तो सभी क्या है गैसीय परमाणु है, ठीक है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही आयनन विभव बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। अब जो यहाँ पर देखते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है और बाएं से दाएं जाने पर इसके आयनन विभव में क्या होता है, ठीक है। देखो समूह में जब आप लोग ऊपर से नीचे की ओर जाओगे, ठीक है, तो इसका क्या होगा आकार बढ़ेगा, ठीक है। समूह में ऊपर से जब लोग नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है ना, तो समूह में ऊपर नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, ठीक है। और आकार बढ़ने के कारण, ठीक है, केंद्रक आकर्षण घटने लगता है, ठीक है। यानी कि केंद्रक आकर्षण कैसे घटेगा, जैसे आकार बढ़ेगा, ठीक है, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो नाभिक यानी कि केंद्रक और बाहरी कोश है, ठीक है, इसमें इसका आकर्षण कम होता जाएगा, नहीं, यानी कि देखो जितना पास में रहेगा उतना इसका आकर्षण बना रहेगा, और जितना ही क्या होगा दूर जाएगा, ठीक है। इधर सोडियम बाद इधर नीचे के जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें भी एक और कोश जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जो नाभिक है, ठीक है, और बाहरी कोश है, ठीक है, तो बाहरी कोश से क्या होते जाएंगे दूर होते जाएंगे, ठीक है, जिससे इसका जो है केंद्रक आकर्षण क्या होते जाएगा कम होते जाएगा, ठीक है। केंद्रक आकर्षण कम होते जाएगा, यानी कि जो है नाभिक जो है, ठीक है, नाभिक से इसका जो आकर्षण है क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक, कम हो जाएगा, यानी कि इसमें से आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि केंद्रक आकर्षण कम होने के कारण, केंद्रक आकर्षण कम होने के कारण या घटने के कारण इसका आयनन विभव भी घटता है। आयनन विभव घटता है यानी कि इसमें से हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। आयनन विभव घट रहा है यानी कि इसमें से हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, ठीक है, आकार घटता है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, ठीक है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर इसका आकार घटता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। ऊपर से नीचे आओगे तो इसका जो है परमाणु
आकार जो रहता है क्या रहता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। इसलिए घटता है क्योंकि जो है केंद्रक आकर्षण के कारण क्या रहता है, उसका आकार घटता है। ठीक है, तो आकार घटने के कारण इसका केंद्रक आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, और आयनन विभव भी बढ़ता है। ठीक है, आयनन विभव भी बढ़ता है। तो आयनन विभव बढ़ता है यानी कि इसमें जो है आवश्यक जो ऊर्जा रहेगा, ठीक, वो भी अधिक मात्रा में लगेगा। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाएंगे। ठीक है, बाएं से दाएं जाएंगे तो इसमें से जो है एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जब हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे, ठीक है, तो अधिक मात्रा में यहाँ पास ऊर्जा चाहिए होगा। ठीक है, यानी कि आयनन विभव बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पास अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा। और ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका जो परमाणु आकार बढ़ेगा, जिससे उसका नाभिक से, यानी जो नाभिक रहता है, केंद्र रहता है, उससे इसका आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नाभिक से और ऊपर से नीचे आओगे तो उसका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो केंद्र का आकर्षण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो इससे जो बाहरी कोश में उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आयनन विभव घटता है, आयनन विभव घट रहा है, यानी कि उसमें से हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यहाँ पर आयनन विभव बढ़ता है, यानी कि उसमें से हम लोग आयनन विभव बढ़ता है, यानी कि उसमें से हम लोग आसानी से एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है थोड़ा सा अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आया होगा क्या है। इसको आप लोग एज इट इज़ लिख लेना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट है विद्युत तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि विद्युत तीव्रता होता है क्या है, इसका परिभाषा पहले देखो कि यह किसी रासायनिक बंध में बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति है। ठीक, किसी भी रासायनिक बंध में बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का, यानी कि आकर्षण करने का क्या है, प्रवृत्ति है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, और देखो इसमें होता क्या है कि समूह में जब आप लोग ऊपर से नीचे जाते हो तो केंद्रक आकर्षण घटता है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इसका परमाणु आकार बढ़ता है, जिसके कारण इसका केंद्रक आकर्षण घटने लगता है और विद्युत तीव्रता भी क्या होती है, इसमें घटने लगती है। ठीक है, विद्युत तीव्रता इसमें भी क्या होने लगती है, घटने लगती है। और आवर्त में जब आप लोग बाएं से दाएं जाओगे तो इसका परमाणु आकार जो रहता है घटता है। तो परमाणु आकार घटने के कारण इसका जो है केंद्रक आकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि परमाणु आकार घट रहा है, यानी कि छोटा है, यानी कि उसका जो है नाभिक से संपर्क क्या है, ज़्यादा है ना। तो परमाणु आकार घटने के कारण केंद्रक आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, और केंद्रक आकर्षण बढ़ने के कारण इसका जो है विद्युत तीव्रता भी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि विद्युत तीव्रता बढ़ेगा, यानी कि उसका जो है कोई भी बंध रहेगा, रासायनिक बंध रहेगा, उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति रहेगा क्या रहेगा, अधिक रहेगा। ठीक है, आवर्त में जब आप लोग बाएं से दाएं जाओगे इसका विद्युत तीव्रता अधिक रहेगा, यानी कि इसको जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति है, जो गुण है, वो क्या रहेगा, अधिक रहेगा। और ऊपर से नीचे आओगे तो इसका तो परमाणु आकार बढ़ता है। ठीक है, तो परमाणु आकार बढ़ता है तो जो है परमाणु आकार कैसे बढ़ता है, उसमें जो कोषों की संख्या बढ़ने लगता है, जिसके कारण उसका परमाणु आकार बढ़ता है। और परमाणु आकार बढ़ता है ना, जिसके कारण उसका जो नाभिक है और बाहरी कोश है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण है कम होने लगता है। ठीक है, तो कम होने लगता है, यानी कि उसका जो विद्युत तीव्रता उसमें घटने लगती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंध होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, बस इसका डेफिनेशन बोलता है यह किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा है। ठीक, यानी यहाँ बस बोला है कि किसी गैसीय परमाणु में, ठीक, कोई भी गैसीय परमाणु हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, ठीक है, और क्लोरीन गैस भी हो सकती है ना। तो किसी भी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर, ठीक, कोई भी गैसीय परमाणु रहेगा, गैसीय परमाणु यानी कि ऐसा परमाणु जो गैसीय अवस्था में हो, है ना, हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्लोरीन है, ये सब क्या गैसीय परमाणु है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उससे कितना ऊर्जा उत्सर्जित होगा, यानी कितना ऊर्जा उसमें से निकलेगा। ठीक है, कोई भी गैसीय परमाणु है उसमें से कितना ऊर्जा उत्सर्जित होगा, निकलेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। यहाँ पर सबको समझ में आया ना। तो आप लोग यहाँ पर परिभाषा में लिख सकते हो कि किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है। तो बस जब समूह में जब आप लोग ऊपर से नीचे की ओर जाओगे, ठीक है, तो इसका जो है आकार बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है ना, तो आकार बढ़ता है तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होने लगती है, घटने लगती है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ने से इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, इसका मतलब आप लोग थोड़ा सा समझना। ठीक है, तो देखो यार, इलेक्ट्रॉन बंधुता घट रहा है, मतलब कि नए इलेक्ट्रॉन जुड़ने से इसमें से कम ऊर्जा
निकल रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या बोले, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, यानी कि कोई भी गैसीय परमाणु रहेगा, ठीक है, कोई भी गैसीय परमाणु रहेगा उसमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, ठीक है, या फिर यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ेगा तो उसमें से कम ऊर्जा निकलेगी, यानी कि ज़्यादा ऊर्जा नहीं निकलता है, ठीक है, कम ही ऊर्जा निकलता है, ठीक है। जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इसका आकार बढ़ेगा, जिससे इसका जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होने लगती है, घटने लगती है। इससे तात्पर्य है कि उसमें जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उसमें से ज़्यादा ऊर्जा नहीं निकलेगा, कम ही ऊर्जा निकल पाएगा, ठीक है। हम लोग समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो होता क्या है, इसका जो परमाणु क्रमांक परमाणु क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक, परमाणु आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है, परमाणु आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण इसका जो है नाभिक आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिगड़ती है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, और यहाँ पर बोला गया है, ठीक, जब आप लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ठीक, तो इसका क्या होगा, आकार बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है ना, ठीक है, आकार बढ़ेगा तो इसका जो है आकार बढ़ने के कारण इसका जो है केंद्रक आकर्षण यानी कि नाभिकीय आकर्षण जो है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, केंद्रक आकर्षण भी कम हो जाता है, जिससे जो है नाभिक है और अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसके बीच जो है खिंचाव कम हो जाता है, ठीक, खिंचाव कम हो जाता है, यानी कि अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, ठीक है। और बाएं से दाएं जाने पर इसका आकार घटता है, ठीक है, आकार घटता है, और जो है नाभिक और अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसके बीच खिंचाव क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक, यानी कि अच्छे से पकड़ के खींचे रहते हैं, ठीक है, यानी कि नाभिक जो है नए इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, ज़्यादा ज़ोर से खींचती है, ठीक है, ज़्यादा ज़ोर से खींचती है, कोई नया इलेक्ट्रॉन जुड़ता है उसको ज़्यादा ज़ोर से खींच लेता है, ठीक है, यानी कि परमाणु आकार इसका छोटा रहता है, जिससे इसका जो है जो खिंचाव करने की प्रवृत्ति रहता है, जो गुण रहता है यानी खींचने का, वो क्या रहता है, अधिक रहता है, जिससे इसका जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाती है, बढ़ती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ रहा है, इसका मतलब है नए इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पर निकलता है, ठीक है यार। यहाँ पर बोला था ना कि किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा, ठीक है, तो इसका जो है बाएं से दाएं जाओगे तो इसका आकार घटेगा, ठीक है, आकार घटेगा तो होगा क्या कि जो है इसका जो है खिंचाव करने की जो गुण रहता है क्या रहता है, अधिक रहता है ना, तो जिससे उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है यानी कि इसमें जब भी कोई नया इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उसमें से अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगा भाई, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करा दिया, 1 2 3 4 5 संयोजकता देखे, परमाणु आकार देखे, आयनन विभव देखे, विद्युत तीव्रता देखे, और हम देखें इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे धात्विक एवं अधात्विक गुण है वो क्या है, उसको हम लोग यहाँ पर सब अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग का जो है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी है उसको समझने में, और यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझना, और यहाँ पर आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। धात्विक एवं अधात्विक गुण यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होता क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलो बारी बारी देखेंगे, पहले धात्विक गुण देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अधात्विक गुण, ठीक है। तो देखो धात्विक गुण होता क्या है यार, धात्विक गुण यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज, यानी धात्विक गुण से तात्पर्य उन विशेषताओं से हैं जो धातु में पाई जाती है, ठीक है, यानी कि जितने भी धातु रहते हैं, ठीक है, धातु रहते हैं उनमें पाया जाता है, उसी को बोलते हैं धातु में जो भी गुण पाई जाती है उसको बोलते हैं उसका धात्विक गुण, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पर परिभाषा क्या बोलता है कि धात्विक गुण से तात्पर्य उन विशेषताओं से हैं जो धातुओं में पाई जाती है, ठीक, जो धातु में पाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं, धातु में पाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं, इसका धात्विक गुण बोलते हैं। तो क्या क्या गुण पाई जाती है इसको हम लोग देख लेते हैं, इसकी विद्युत चालकता, उष्मा चालकता, चमक, तन्यता, ठीक है, और यहाँ पर है आघातवर्धकता, ठीक है, और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति, ये सब क्या है इसके धात्विक गुण में आता है, ठीक है। यानी कि धात्विक गुण क्या है, इसका परिभाषा को पहले लिखना, ठीक है, कि धात्विक गुण से तात्पर्य उन विशेषताओं से हैं जो धातु में पाई जाती है। तो धातु में कौन कौन सी गुण पाई जाती है, तो धातु जो रहते हैं विद्युत का चालकता रहते हैं, ठीक है, तो धातु जो रहता है विद्युत का अच्छा चालक रहते हैं, विद्युत का भी और उष्मा का भी क्या रहता है अच्छा चालक रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है अच्छे से चमक भी पाया जाता है, जो कि मैंने आपको धातु के गुण में पढ़ाया था, ठीक है। ये जो क्या रहते हैं तन्यता रहते हैं, यानी कि इसको जो हम लोग पीट कर इसके जो आकार को परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, लोहे को पीट के जब उसको लोहे को गर्म करके उसको पीट के उसको आकार को बड़ा किया जा सकता है ना, सोने को भी इस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका जो तन्यता का गुण रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको हिंदी में बोला है आघातवर्धकता, यानी कि
मेलेबिलिटी, ठीक है, इसका मतलब होता है कि पतली चादर में बदलने की क्षमता, यानी कि जो है जितने भी धातु रहते हैं, ठीक है, धातु जो क्या रहते हैं, ठोस रहते हैं, ठीक है, उसके जो गुण रहते हैं क्या रहते हैं, ठोस रहते हैं, ठीक है। और इसका जो है हम लोग आकार को पीट पीट कर हम लोग इसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको, जैसे कि लोहा है, ठीक है, लोहा है, इसको हम लोग पीट पीट के एक पतली चादर के रूप में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं ना। तो इसे बोले इसको पतली चादर में बदलने की क्षमता और इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति, ये सब क्या है, इसके धातु गुण हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया धातु गुण क्या क्या है। और यहाँ पर जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि धातु क्या होते हैं। तो धातु गुण यानी कि धातु में पाए जाने वाले गुण, ठीक है, धातु में पाए जाने वाले गुण, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से में गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से भी आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो जाना चाहिए कि धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो धातु जो रहते हैं तो सामान्यतः तो ठोस रहते हैं, ठीक है, जितने भी धातु रहते हैं ठोस रहते हैं। और विद्युत और ऊष्मा के क्या रहते हैं, अच्छे चालक होते हैं। और इसमें चमक पाई जाती है। और ये तन्यता होते हैं, यानी कि इसमें जो होते हैं खींचने की क्षमता होती है। और इसे हम लोग पतली चादर में हम लोग इसको बदल सकते हैं, यानी कि इसमें पतली चादर में बदलने की क्षमता रहती है, ठीक है। और कैसे होगा, ऑटोमेटिक तो होगा नहीं, इसको पीट पीट के हम लोग उसको बदल सकते हैं, है ना। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति होता है ना, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन ये खो भी सकता है। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारे धातु के गुण होते हैं। अब चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर इसके जो गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब हम लोग समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, तो इसके परमाणु आकार बढ़ता है, ठीक, परमाणु आकार तो बढ़ता ही है, ठीक है। ऊपर से नीचे आओगे तो इसका परमाणु आकार यानी कि एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्योंकि इसमें नए कोष यानी कि नए सेल से जुड़ते हैं, ठीक है, नए कोष यानी कि नए सेल से जुड़ते हैं, है ना। और संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक, देखो यहाँ पर धातु यहाँ पर दिखा देता है थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को। ये क्या है, हमारा पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर ये जो जितने यहाँ पर से एलिमेंट्स देख रहे हो सब क्या है, धातु है, ठीक है। और इन्हीं सभी में कौन कौन से क्या के गुण पाए जाते हैं, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया धातु गुण में कि इसका तो पहला गुण रहता है कि पहले ठोस रहता है, ये विद्युत के चालक होते हैं, ऊष्मा के भी चालन होते हैं, ठीक है। और इसका जो आकार को हम लोग बदल सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग पतला भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें जो होते हैं अपना इलेक्ट्रॉन भी खोने की क्या रहती है, क्षमता होती है, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन भी खो सकती हैं, ठीक है, यानी कि गुण होता है इलेक्ट्रॉन खोने का। तो इसी को मैंने यहाँ पर बता रहा था, ठीक है। तो होगा क्या कि परमाणु आकार इसका बढ़ता है जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो है नए कोष यानी कि नए सेल्स इसमें ऐड होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, इसमें इसका परमाणु आकार बढ़ता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में आपको बताया था ना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पास लेता हूँ कोई धातु ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पास लेता हूँ एक उदाहरण आप लोगों का, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसको समझाने के लिए। मैं यहाँ पास लिया, चलो एक धातु जैसे मैग्नीशियम लिया Mg, ठीक है, म्यूजिक Mg, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, चलो बताओ। इसका परमाणु क्रमांक होता है 12 होता है, ठीक है। तो देखो इसका जो है कोषों में, चलो अब हम इसको बांटेंगे, ठीक है। ये हुआ पहला कोष, ठीक है, ये हुआ दूसरा कोष, और ये हुआ हमारा तीसरा कोष, ठीक है। तो इसको जब हम चलो इसके कोषों में बांटो इसके इलेक्ट्रॉन को, ये क्या है हमारा नाभिक है। तो पहले कोष में तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे कोष में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 और ये 8, ठीक है। दूसरे कोष में 8, ठीक है। और यहाँ पर नाभिक को ऐसे कर देता हूँ, ये नाभिक पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, यानी कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन भरा चुका है। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहरी कोष में भराएंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कोष में भराएंगे, ठीक है। तो बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यदि यहाँ पर यदि हम लोग अलग अलग तत्वों को लेंगे तो किसी के बाहरी कोष में आपको 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, किसी के में 4, किसी के में 5, किसी के में 6, वो सब क्या रहेंगे, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस बोला संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका परमाणु आकार क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएगा। ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु आकार बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है
नाभिक का आकर्षण, यानी कि जो नाभिक है, ठीक है, तो नाभिक का आकर्षण जो रहता है, वो नाभिक का आकर्षण जो रहता है वो जो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहता है उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हो ही जाएगा यार, क्योंकि ये दूर है। अब देखो, अब ये क्या है, हमारा पहला कोश है, ये नाभिक है, ये पहला कोश, इससे सबसे ज़्यादा आकर्षण रहेगा नाभिक का, फिर इससे आज सबसे ज़्यादा आकर्षण रहेगा दूसरे कोश से, फिर तीसरे से थोड़ा सा इससे कम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या हो जाता है, इसका आकर्षण कम होते जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को खोना आसान हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब इसका जो पकड़ नाभिक से अच्छे से रहेगा नहीं, ठीक है, तो होगा क्या कि जो है अपना इलेक्ट्रॉन को आसानी से खो सकता है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ना कि इसके जो है बाहरी कोश में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग देखे, ठीक है। अब देखिए तो तीसरे कोश में आ गया, ठीक है, तीसरे कोश में आ गया जो मैग्नीशियम है, ठीक है। तो जो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है कितना है, 2 है, ठीक है। अब ये समझो ये क्या है, नाभिक से इसका थोड़ा सा दूर हो गए हैं, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि जो है नाभिक से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो इससे जो क्या है आकर्षण है, यानी कि नाभिक का आकर्षण क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो कम हो जाएगा, तो इससे हम लोग इसका जो है इलेक्ट्रॉन को, ये जो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से खो सकता है, यानी कि किसी दूसरे तत्व को दे सकता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट 3 में बोला है इलेक्ट्रॉन को खोना आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण इसका जो है धात्विक गुण बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया। तो यहाँ पर इसका निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से निकलता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के बस बोला है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व अधिक धात्विक होते जाते हैं। उदाहरण यहाँ पर समूह 1 में लिथियम का क्या रहेगा, सबसे अधिक रहेगा, ठीक है। लिथियम का धात्विक गुण अधिक रहेगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का, ठीक है। होगा क्या, देखो लिथियम को लोगे यार, लिथियम को लोगे तो ये क्या रहेगा, आपका नाभिक रहेगा, ठीक है। ये रहेगा आपका पहला कोश, ये रहेगा आपका दूसरा कोश। तो पहले कोश में तो सबको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लिथियम का परमाणु क्रमांक 2 रहता है, तो पहले कोश में यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास दो ही कोश यहाँ पास बनाना, पहला और दूसरा। तो होगा क्या कि इसका जो है नाभिक से जो बाहरी कोश है, ठीक है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण क्या रहेगा, अधिक रहेगा, ठीक है। फिर जैसे हम लोग सोडियम में जाएंगे, ठीक है, सोडियम में जाएंगे तो इसका जो है परमाणु आकार बढ़ेगा, ठीक है, परमाणु आकार बढ़ेगा, फिर इसका जो है नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से भी हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन को खोज सकते हैं, ठीक है। इस कारण जो रहता है क्या है, इसका जो धात्विक गुण बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको धात्विक गुण समझ में आया होगा। अब हम जो देख रहे थे यहाँ पर अधात्विक गुण, यानी कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अधात्विक गुण देख लेते हैं कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो इसका परिभाषा है कि वे भौतिक गुण जो रासायनिक विशेषताएं हैं वो अधातुओं में पाई जाती है, ठीक है, अधातुओं में पाई जाती हैं, उसी को यानी कि अधातुओं में जो भी गुण पाया जाता है उसको अधात्विक गुण कहते हैं, ठीक। अधात्विक यानी कि अधातु, धात्विक यानी कि धातु, ठीक है। तो अधात्विक गुण यानी कि अधातुओं में पाए जाने वाले गुणों को ही अधात्विक गुण कहते हैं, ऐसे आप लोग इसका परिभाषा लिख देना। तो देखो अधातु में यानी कि किस प्रकार से कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इसको चलो यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जब मैं आपको आधुनिक रासायनिक पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था जो अधातु रहते हैं यार वो क्या रहते हैं, धातु क्या रहते हैं, ठोस रहते हैं, और जो अधातुएं रहती हैं वो क्या रहते हैं, भंगुर प्रकृति के रहते हैं। जब उसको आप पटक दोगे ना बिखर जाएगा, ठीक है, उसको जब आप पटकोगे तो इधर उधर क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है। तो क्या रहते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, और उसमें जो है विद्युत के चालन होता नहीं है, यानी कि विद्युत और ऊष्मा का चालन उसमें होता नहीं है, ठीक है। आपको अधातु में एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कार्बन, जिसके अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, उसी बस में विद्युत का अच्छे से चालन होता है, ठीक है। तो अधातु के वो एक गुण हो जाता है, ठीक है, वो एक अपवाद के रूप में रहता है जनरली, जो अधातु रहते हैं जितने भी उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से उसके मैंने आपको बताया था। तो चलो यहाँ पर भी हम लोग इसका और बहुत अधिक यहाँ पर गुण देख लेते हैं। अधातु में बहुत से गुण पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें चमक का भाव, ठीक है, जैसे कि ठोस चमकता था ना उसमें चमकीला रहता है, तो जो अधातु रहता है उसमें चमक नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इनमें क्या रहता है, चमक का भाव रहता है, यानी कि अधिकांश अधातु चमकदार नहीं होते बल्कि उनकी सतह मटमैली या बेरंगी होती है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया ना कि इसमें चमक का भाव रहता है। यहाँ पर अपवाद के रूप में है एक आयोडीन, ठीक है, आयोडीन है वो, इसमें हल्का सा चमक पाया जाता है, ठीक है। तो इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि जितने भी अधातु रहते हैं उसमें चमक नहीं पाया जाता, ठीक है। और यहाँ पर अपवाद के रूप में देखा जाए तो आयोडीन जो रहता है इसमें कुछ चमकता है, ठीक है। आयोडीन जो क्या है अधातु है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत चमक पाया जाता है, ये क्या है, उसको अपवाद बोल देते हैं, यानी कि अपवाद है, यानी कि अलग तो से डिफरेंट, ठीक है। सब उसके बीच में यानी जितने भी धातु रहते हैं सभी में चमक नहीं पाया जाता, और केवल एक में ही पाया जा रहा है, ठीक है, आयोडीन में ही पा रहा है इसका जो है गुण थोड़ा सा चमकीला वाला, तो इसीलिए इसको अपवाद बोलते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा अनोखा अलग टाइप का, है ना।
और यहाँ पर चमकीला का अभाव रहता है अधातु में, और यहाँ भंगुर रहता है, भंगुरता बताया ना, यानी कि इसको जब हम लोग आसानी से ये टूट सकते हैं, यानी कि अधातु ठोस अवस्था में कठोर नहीं होते और दबाव डालने पर टूट या चटक जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसमें जो भंगुरता की प्रकृति रहती है अधातुओं में। ठीक, उदाहरण में गंधक, फास्फोरस और जितने भी अधातु हैं सब क्या है, उन सब में क्या रहते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो तीसरा पॉइंट में बोला है, ये जो होते हैं अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुछ अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुछ अलग होते हैं। ठीक है, ये ऊष्मा और बिजली को नहीं चलाते, यानी कि इसमें से जो है ऊष्मा और जो बिजली है उसमें फ्लो नहीं करता, चालन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया ना कि जो अधातु इसमें अपवाद के रूप में ग्रेफाइट होते हैं जो कि कार्बन के अपरूप हैं, इसमें विद्युत का चालन होता है। ठीक है, ग्रेफाइट और हीरा दोनों में होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर है अपवाद के रूप में भी ग्रेफाइट है, बाकी जो अधातु रहते हैं उसमें ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं होता भाई। ठीक है, याद रखना इसको। और घनत्व और गलनांक कम। ठीक है, घनत्व और गलनांक कम। ठीक है, यानी कि इसमें होता क्या है कि अधिकांश धातुओं का घनत्व और गलनांक धातुओं की तुलना में कम होती है। ठीक है, गलनांक यानी कि गलने की प्रकृति, जो ठोस रहते हैं, जो धातु क्या रहते हैं, ठोस रहते हैं। ठीक है, तो उसका जो रहता है गलनांक क्या रहता है, काफ़ी अधिक रहता है। ठीक है, यानी जो अधिक ताप में क्या होता है, वो गलता है, अपनी अवस्था को द्रव में बदलता है। ठीक है, कोई लोहा है उसको हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा उसको क्या लगेगा, थोड़ा सा ताप लगेगा। ठीक है, तो इसी के यहाँ पर बोला है कि तो उसमें होता क्या है, यहाँ पर धातुओं के लिए क्या बोला है कि अधिकांश धातुओं का घनत्व और गलनांक धातुओं की तुलना में कम होते हैं। यानी कि इसको हम लोग आसानी से इसको हम लोग इसकी अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं। गलनांक यानी कि गलने की प्रकृति। ठीक है, जैसे लोहा को हम लोग लिक्विड में बदल देंगे तो उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे एकदम हाई टेम्परेचर में, तब जाके वो गर्म हो, तब जाके वो पिघलेगा और द्रव अवस्था में आएगा। तो इस प्रकार जो धातु रहते हैं उसमें जो रहता है धातु की अपेक्षा इसकी जो गलनांक रहता है वो कम होती है। ठीक है, अपवाद में हीरा है। ठीक है, हीरा चूँकि बहुत ठोस है। ठीक है, कार्बन का यह अपरूप होता है। ठीक है, जिसका गलनांक क्या रहता है, बहुत अधिक रहता है, यानी कि सबसे अधिक, यानी बहुत अधिक इसमें क्या रहता है, ताप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे कठोर इसी को कहा जाता है। ठीक है, जो हीरा रहता है उसको। ठीक है, और यहाँ पर से रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण यहाँ पर देख लेते हैं, इसके क्या क्या रहते हैं धातु का। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पास इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा यानी कि क्या करेंगे, ऋण आयन बनाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन अधातु है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए यहाँ पास माइनस आयन लगता है, ये एल है ना, Cl माइनस आयन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं और सामान्यतः धातुओं के साथ लवण बनाते हैं। यानी कि जब हम लोग धातु और अधातु दोनों को जब हम लोग आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो सामान्यतः क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक है, धातुओं के साथ ये जो अधातु हैं वो क्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि जो अधातुएँ हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि सल्फर क्या है, अधातु है, कार्बन अधातु हैं, या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड, यानी कि अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो इसी को बोला है इसके रासायनिक गुण में हमने कुछ इस प्रकार से देखा कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन करके, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, और सामान्यतः धातु के साथ ही क्या करते हैं, अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। जो अधातु हैं धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, और ऑक्सीजन के साथ अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे जितने भी यहाँ पर धातुएं हैं वो अपना एक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसको उदाहरण है भाई। ठीक है, तो यहाँ बस थोड़ा सा देख लो थोड़ा पॉइंट में कि आधुनिक अवस्थानी में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो बाएं से दाएं जाने पर इसके जो धात्विक गुण बढ़ते हैं, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इसके धात्विक गुण घटते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ पर। सो याद रखना कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इसके इसके अधात्विक गुण यानी कि अधातु के गुण बढ़ते जाते हैं, और ऊपर से नीचे आने पर इसके अधात्विक गुण घटते हैं। ठीक है, कारण ये है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है और विद्युत ऋणता बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और अधात्विक स्वभाव बढ़ जाता है। ठीक है यार, बाएं से दाएं जाने पर, तो इसी को बोला है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा आज का क्लास, जो कि बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और तो कुछ इस प्रकार से हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, और आप लोगों ने इसको अच्छे से लिख भी लिए होंगे, नोट्स बना लेना। ठीक है भाई, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन
पूछा जाता है, ठीक है। और मैंने सबको यानी कि जितने भी यहाँ पर हमारा पॉइंट्स था सबको अच्छे से बारीकी से सबका डेफिनेशन बताया, ठीक है, सबके उदाहरण बताए मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसकी आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं सिंधाएँ और ऊपर से नीचे जाने पर क्या क्या परिवर्तन होता है इसको भी मैंने यहाँ पर सबको बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा आज का अंतिम क्लास इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो चैप्टर होता है समाप्त आप लोगों का। अध्याय 4 जो कि है अपना तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, हमारा जो अध्याय वो समाप्त होता है। हमारा लास्ट टॉपिक था तत्वों के आवर्ती गुण, जिसमें से हमने सभी टॉपिक्स को यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर नोट्स के रूप में वहाँ पर समझाया हूँ, जिनमें परिभाषा वगैरह को सबको अच्छे से बता दिए गए हैं। आप लोग उसको लिख लेना। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को जो भी बताया हूँ बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर बता दिए गए हैं, वही चीज़ है, ठीक है, जो भी यहाँ पर बुक में दिया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बीच बीच में जो है ना, उन सब के लिए मैं सेपरेट जस्ट इसके बाद में आप लोगों के लिए वीडियो मिल जाएगा, जो कि पार्ट के मध्य में आए हुए प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अभ्यास के प्रश्नों को अच्छे से करा दूंगा पूरे एक ही वीडियो में। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं सबको यहाँ पर करा दूंगा। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 13 हैं, जिसमें आप लोगों को सही विकल्प वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। सही विकल्प हैं, है ना। और यहाँ बस कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो हमने कुछ इस प्रकार से पूरे चैप्टर को पढ़ लिए अच्छे से, ठीक है। सभी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं सबको अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं बुक के, है ना। तो चैनल का प्लेलिस्ट बन चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर हम बहुत जल्द अगला चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पे आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।